हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का प्रतिभा पर्व पेपर के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, जो आपके प्रतिभा पर्व के पेपर हैं वह आपके 17 जनवरी से होने वाले हैं, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड अर्थात गणित विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो आप डायरेक्टली अंदाज भी लगा सकते हैं या फिर आप 10,000 में से यदि 6,980 रन को घटा दें तो यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 10,000 में से यहाँ पर 6,980 रन को घटा दें तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10,000 में से 6,980 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमने 6,980 को लिखा। तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 के 10 हो जाएंगे। 10 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे। यहाँ पर फिर 0 के 10 हो जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे। 9 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 10 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएंगे 9। 9 में से 6 को यदि हम घटाएं तो 3 बचेंगे। तो इस प्रकार से उसे कितने रन की ज़रूरत है? 3,020 रनों की ज़रूरत है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। अतः 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे कुल 3,020 रन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों अर्थात 40 पेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो 4,840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी? तो यहाँ पर यदि हम 40 का भाग 4,840 में कर दें तो यहाँ पर अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 4,840 और बटे में हम 40 को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यदि 4 से हम भाग कर दें 484 में तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 एकम 4 होगा और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप 4 का भाग यहाँ पर 484 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी? 121 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? 121 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 8 के प्रथम 5 गुणज लिखो। अर्थात यहाँ पर आपको 8 के प्रथम 5 गुणज को लिखना है, अर्थात दुनिया को लिखना है। तो यहाँ पर 8 के प्रथम गुणज क्या हो जाएंगे? 8, फिर इसके बाद 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, इसके बाद 32 हो जाएगा और यहाँ पर आप 40 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम 5 गुणज लिखना है, अर्थात आपको 8 की दुनिया के प्रथम 5 संख्याओं को लिख देना है। तो 8 हो जाएगी, 16, 24, 32 और संख्या 40 हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या आपको -13 दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस और -12 दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर -12 हो जाएंगे, -13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर -13 और -12 कितने हो जाएंगे? -25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में -25 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, हल कीजिए 2/5 प्लस 1/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या 5 और संख्या 3 दोनों ही विषम संख्याएं हैं। तो आप डायरेक्टली यदि 5 और 3 का गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं कि यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे तो 5 जहाँ की तरह रहेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यदि हम 3 और 5 का गुणा कर दें तो 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे की संख्या का भाग नीचे करना है, अर्थात 5 का भाग हम यदि 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा हम ऊपर की संख्या से करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा यदि 2 से करें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसके बाद प्लस चिन्ह हम जहाँ की तहाँ लगाएंगे। इसी प्रकार से हम 3 का भाग यहाँ पर 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 का गुणा यदि हम ऊपर की संख्या अर्थात 1 से करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद हम यदि जोड़ दें तो 6 और 5 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और बटे में यहाँ पर 15 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना होगा, 11/15 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर 11/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको 81 और 108 का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम इनको सबसे पहले इन संख्याओं को बटे के रूप में लिखेंगे, अर्थात 81 के बटे हम 108 को लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इनको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 81 को 3 से कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा। यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे। तो 30 आते 21 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 3 का भाग यदि हम 108 में करें तो सबसे पहले 10 में जाएगा तो 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा तो 18 हो जाएंगे और 3 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर यदि हम इनको 9 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा। और नीचे यदि हम 9 का भाग 36 में करें तो 9 चौके 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3/4 अर्थात यहाँ पर हमें अनुपात के रूप में लिखना है। तो 3/4 को यदि हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 3:4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 6 का जो आंसर होगा यहाँ पर 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, एक बिंदु से होकर खालिस्तान रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर 7वें खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा त्रिभुज है ACD। तो पहले त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा। इसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB और D हो जाएगा। इस त्रिभुज को यदि हम लें तो दूसरे त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, AB और D हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा त्रिभुज इस प्रकार से आपका बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर AB और C त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर पहला त्रिभुज होगा AC और D होगा। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ACD होगा। इसके बाद दूसरा त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABD। तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज का नाम ABD हो जाएगा। इसके बाद बड़ा त्रिभुज हो जाएगा अर्थात ABC, यहाँ पर तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 त्रिभुज के यहाँ पर नाम हो जाएंगे। पहला त्रिभुज ACD होगा, दूसरा त्रिभुज ABD होगा और तीसरा त्रिभुज ABC होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 है,
आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको क्या लिखना है, 90 अंश, या फिर आप समकोण भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, निम्न आकृति का परिमाप बताओ। तो यहाँ पर जो आपको आकृति दी गई है यह आयत की आकृति दी गई है। यहाँ पर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो जो आयत को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जो आयत की चौड़ाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम 1.5 लिखेंगे। इसके बाद 2 को हम जांघिता लिखेंगे, 3 और प्लस 1.5 को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, दशमलव के बाद तो यहाँ पर 3 और दशमलव हम 0 लगाएंगे इस प्रकार से, और 1.5 को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 5 5 ही आ जाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 1.5 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम गुणा करें 4.5 और 2 का, तो यहाँ पर 2 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। 2 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे, और 1 हासिल की 9 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे से यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9.0 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद तो 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आयत का परिमाप हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, निम्न आकृति को आयतों में तोड़कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आयतों में तोड़कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आयत आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और दूसरा आयत इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आयत में आप देख सकते हैं लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो यहाँ पर भी चौड़ाई का मान 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर यदि हम पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और चौड़ाई का मान यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर भी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर मानी जाएगी। तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम दूसरे आयत की बात करें, तो यहाँ पर जो आपको लंबाई दी गई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, और जो चौड़ाई दी गई है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ पर यदि हम दूसरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर 3 वर्ग सेंटीमीटर दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आयत का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूसरे आयत का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम दोनों को प्लस कर दें, अर्थात यदि हम 4 और प्लस 3 को प्लस कर दें, तो यहाँ पर 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 12, निम्न त्रिभुज खालिस्तान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि यह त्रिभुज खालिस्तान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी भुजाएं समान दी गई हैं। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, और नीचे की भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर 12वें खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, व्यंजक दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि y को -8 से गुणा करके
परिणाम में 5 जोड़ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम -8 का गुणा y से करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, -8y हो जाएंगे। और जो भी यहाँ पर इसका परिणाम प्राप्त होता है अर्थात आंसर प्राप्त होता है, इसमें यहाँ पर हमें 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर -8y में यदि हम 5 जोड़ दें तो जो व्यंजक होगा -8y + 5 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 किलोग्राम होगा। चूँकि यहाँ पर जो 8 पुस्तकों का जो भार होगा वह 1 किलोग्राम होगा, इसलिए 40 पुस्तकों का भार कितना होगा, यदि हम 40 में 8 से भाग कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम होगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 72 में 9 का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ पर 8 पुस्तकों का भार कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा, इसलिए 40 पुस्तकों का भार कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम होगा। यदि आप 8 से 40 में भाग कर दें तो यहाँ पर 40 पुस्तकों का जो भार होगा अर्थात जो वजन होगा वह 5 किलोग्राम होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, 50 रुपये 90 पैसे को रुपए में बदलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको 50 रुपये हैं यह तो आपको रुपए में दिए गए हैं, लेकिन जो आपको 90 दिए गए हैं आपको पैसे में दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसको रुपए में बदलेंगे। तो जब भी हम पैसे को रुपयों में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। चूँकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 10 का भाग 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 0.9 में हम 50 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपके रुपयों में यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 50 में 0.9 को जोड़ें तो 50 के बाद यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर 50 के बाद दशमलव यहाँ पर माना जाएगा, 0 हम लगा सकते हैं। और 0.9 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो 0 और 9 यहाँ पर 9 आ जाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव होगा। और 50 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 50 ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 50.9 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा 50.9 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16, 7/9 - 5/6 को हल करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 और 6 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 लिखा और 6 लिखा, तो सबसे पहले 9 और 6 में 2 का भाग करेंगे। तो 2 का भाग तो 9 में जाता नहीं है, तो यहाँ पर 9 को हमने जाके ता लिखा। यहाँ पर 6 में 3 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 9 और 3 में 3 का भाग करेंगे तो 3 3 का 9, 3 1 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3 और 1 ही जाके ता। तो यहाँ पर 9 और 6 का जो एलसीएम होगा 2 × 3 × 3 होगा। यदि हम गुणा करें इस प्रकार से आप लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 3 18 है। तो यहाँ पर 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एलसीएम 18 लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे। तो 9 का भाग यदि हम 18 में करें तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा आपको ऊपर की संख्या से करना है। तो ऊपर की संख्या 7 दी गई है, तो 7 से यदि हम गुणा करें तो 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस चिन्ह को हम जाके ता लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 6 का भाग अर्थात नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे। तो 6 का भाग यदि हम 18 में करें तो 6 3 18 हो जाएंगे, और 3 का गुणा ऊपर की संख्या अर्थात 5 से कर दें तो 3 5 ही कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 15 हैं प्लस के 14 हैं, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे हम 18 को जाके ता लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा -1/18 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर 3/54 दिया गया। तो यहाँ पर यदि हम इसको 3 से कैंसिल कर दें तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यदि यहाँ पर 54 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ पर बचेंगे 2, हो जाएंगे 24, 3 8 24। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह भी साथ में होगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 है, 3.12 में 2.01 को जोड़िए। तो यहाँ पर
3.12 को हमने जा के तना लिखा है। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर हम सिंगल संख्या को पढ़ते हैं, अर्थात एक एक संख्या को पढ़ते हैं। इसके बाद 2.01 को हम जोड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे आपको दशमलव को लगाना है। तो यहाँ पर 2.01 को हमने इस प्रकार से लिखा। इसके बाद हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1 और 0 यहाँ पर 1 ही होगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। 3 और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3.12 में 2.101 को जोड़ने पर कितना होगा, 5.13 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 17 का आंसर कितना हो जाएगा, 5.13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गणित विषय के आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर खंड बा जो कि आपको विज्ञान विषय के प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा रेशा होता है, यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर जो कपास होता है वह त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेशा होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दलपुंज या पंखुड़ियाँ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास होता है। तो कैसा होता है, यहाँ पर जालिकावत होता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, थर्मोकोल होता है। तो थर्मोकोल क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो थर्मोकोल होता है वह विद्युत रोधक होता है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तेल लगा कागज़। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है, झूले पर किसी बच्चे की गति खालिस्तान है। तो झूले पर किसी बच्चे की गति किसका उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, आवर्ती। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका छड़ चुम्बक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है। तो कौन सी दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है, उत्तर दक्षिण। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा खालिस्तान, विद्युत सेल में वंचित खालिस्तान पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का जो आंसर होगा, रासायनिक पदार्थों में जो है सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो आपको आंसर में रासायनिक यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, खालिस्तान वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। तो कौन सी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, अपारदर्शी। इसके बाद यहाँ पर लास्ट खालिस्तान है, 5वां खालिस्तान, लंबाई का एसआई मात्रक खालिस्तान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लंबाई का एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विटामिन ए। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से यहाँ पर क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग होता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है विटामिन B1। तो विटामिन B1 क्या होता है, यहाँ पर बेरी नामक रोग होता है। इसके बाद विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसके बाद विटामिन के की कमी से यहाँ पर रुधिर का थक्का ना जमना। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पर आपको उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण में आपको क्या लिख देना है, बर्फ का पिघलना। इसके बाद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण में आपको क्या लिख देना है, दूध का फटना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है,
गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हिंज संधि। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोहे की छड़ को रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, परावर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? आईने में चेहरे का दिखना। तो इस प्रकार से पहले उदाहरण में आपको क्या लिखना है? आईने में चेहरे का दिखना। तो पहला उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद दूसरे उदाहरण में आपको क्या लिखना है? ध्वनि। तो पहला उदाहरण हो जाएगा आईने में चेहरे का दिखना और दूसरा उदाहरण हो जाएगा ध्वनि। तो इस प्रकार से यहाँ पर परावर्तन के 2 उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विद्युत चालक के 2 उदाहरण देखते हैं। तो विद्युत चालक के 2 उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? पहला उदाहरण तांबा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। तो यह आपके विद्युत चालक के 2 उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद विद्युत रोधक के हम 2 उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण हो जाएगा प्लास्टिक और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला उदाहरण प्लास्टिक और दूसरा क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत चालक के 2 उदाहरण तांबा और लोहा हो जाएगा और यहाँ पर विद्युत रोधक के 2 उदाहरण प्लास्टिक और लकड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम खंड सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, दिन और रात बराबर कब कब होते हैं? तो कब होते हैं यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है वह बृहस्पति होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तो यहाँ पर उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था कलिंग था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है इत्सिंग। तो इत्सिंग का आंसर क्या हो जाएगा? चीनी यात्री। दूसरा है शिलालेख। तो शिलालेख क्या हो जाएंगे? पत्थर पर लिखी। तो यहाँ पर पत्थर पर लिखी शिलालेख हो जाएंगे। इसके बाद अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? पूर्ण वृत्त होती है। इसके बाद देशांतर रेखा क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है, नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को वार्ड सदस्य कहते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? वार्ड सदस्य। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? वार्ड सदस्य इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खालिस्तान है, सौर परिवार के केंद्रों में खालिस्तान स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि सौर परिवार के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। तो दूसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खालिस्तान है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक खालिस्तान था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, खालिस्तान बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। तो कौन थे? अश्वघोष थे। तो यहाँ पर चौथे खालिस्तान में आपको आंसर में क्या लिख देना है? अश्वघोष लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हम चारों प्रश्नों के आंसर
एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 के यहाँ पर चारों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर होगा कलिंग युद्ध के परिणाम के पश्चात। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर होगा यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है भारतीय चूना, आड़ू और विभिन्न अन्य फसलों की। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी मेले का यहाँ पर चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर यहाँ पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें। यहाँ पर हम इन सभी के आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 5 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है दुकानदारी, ड्राइवरी और होटल। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा सड़क की चीज़ों के दाम कम हैं और बाज़ार की चीज़ों के दाम अधिक हैं। इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रतिभा पर्व पेपर की दृष्टि से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।